हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सब ठीक होगे। आज हम एक नई क्लास की शुरुआत करते हैं। मुगलकालीन साम्राज्य की स्थापना व उसका पतन। हम ये जानेंगे कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई। जो मुगल साम्राज्य था वो भारत का एक विस्तृत साम्राज्य है। उसे हम इसकी स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में, जो पानीपत की पहली लड़ाई थी, वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। इस साम्राज्य में भारत के अधिकांश भागों पर लगभग 3 शताब्दियों तक शासन किया। शताब्दियाँ होती है 100 साल की, और जो दशक होते हैं वो 10 वर्षों तक का होता है। यानी कि 3 शताब्दियों तक शासन, यानी कि लगभग 300 साल तक मुगल साम्राज्य ने शासन किया। मुगल साम्राज्य की नींव बाबर के द्वारा रखी गई थी। तो इसमें हम एक प्रारंभिक विस्तार, जैसे बाबर और हुमायूं। स्टार्टिंग में जो बाबर था, बाबर का पुत्र था हुमायूं, इसके शासनकाल के बारे में हम पढ़ेंगे। बाबर ने 1526 में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। बाबर ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। दोस्तों, हम इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि दिल्ली और आगरा, इन पर अधिकार कर कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। इसमें मुख्य युद्ध पानीपत की लड़ाई 1526 में, खानवा 1527 में, चंदेरी 1528 में, गागरा 1529 में, ये कुछ मुख्यतः लड़ाई थी जिससे मुगल साम्राज्य का वर्चस्व और ज़्यादा बढ़ा। इसके बाद आता है बाबर का पुत्र हुमायूं। हुमायूं का जो शासनकाल है वो 1530 से 1556 के बीच का था। हुमायूं का शासन अस्थिर रहा। शेरशाह सूरी ने उसे पराजित किया। हुमायूं ने, जो एक शेरशाह सूरी था, शेरशाह सूरी ने जिसने नेशनल हाईवे बनवाया था दिल्ली से लेकर अमृतसर तक का, तो फिर दोबारा से हुमायूं ने शेरशाह सूरी को 1555 ईस्वी में हराया, और उसके बाद 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। उसके बाद सिंहासन पर अकबर का शासन हुआ। 1556 में जब उसकी मृत्यु हुई, और 1555 में हुमायूं ने शेरशाह सूरी को मार दिया था, मौत के घाट उतार दिया था। की स्थापना हुई। तो इसके बाद दोबारा से जब हुमायूं शासन पर आ गया तो मुगल साम्राज्य की पीढ़ी दर व्यवस्था चलती ही रही। उसके बाद जो एक काल आता है अकबर का काल। अकबर कौन था? अकबर था हुमायूं का पुत्र। इसे सुव्यवस्थित विस्तार कहते हैं। जो 1556 में जब शेरशाह सूरी की, उसकी हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद अकबर शासनकाल में आ गया था। और अकबर का जो शासनकाल है वो मुगल साम्राज्य का सबसे अच्छा और कुशल शासनकाल माना जाता है। मुगल साम्राज्य ने अकबर के शासनकाल में ही सबसे ज़्यादा विस्तार किया था, अलग अलग नीतियाँ अपनाई थी। मतलब कि दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि जो अकबर का शासनकाल था वो बहुत ही अच्छा शासनकाल था मुगल साम्राज्य का। यह शासनकाल 1556 से 1605 तक चला था। जो अकबर का जो शासनकाल था उसका ये टाइम पीरियड है 1556 से 1605 तक का। अकबर के शासन में साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार हुआ। देखो दोस्तों, अभी मैंने आपको बोला था कि अकबर के शासनकाल में बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ। वही ये कहना चाहते हैं। उसने न केवल उत्तर भारत बल्कि मध्य भारत, गुजरात, बंगाल, राजस्थान और दक्कन के भागों को भी जीता। यानी कि जो अकबर का शासनकाल में उन्होंने उत्तर भारत में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान ये आते हैं, इन में सभी जीते हैं। मध्य भारत में गुजरात को, बंगाल को, राजस्थान को। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि इस शासनकाल में अकबर ने काफ़ी अपनी इसको साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। राजपूत नीति, अकबर ने एक राजपूत नीति को अपनाया। मतलब कि राजपूत नीति, राजपूतों के साथ जो राजपूत थे उस टाइम एक शक्तिशाली हुआ करते थे राजपूत, उनके साथ अलग से रणनीति अपनाई है कि उनके साथ वैवाहिक संबंध बनवाए। आपने सुना होगा जैसे कि जोधा अकबर और जोधा की जो जोधा थी वो एक राजपूत खानदान से थी। उनके साथ वैवाहिक संबंध बनाकर उनसे मैत्रीतापूर्ण व्यवहार करने लग गए। और
ऐसे ऐसे उनके साथ राजनीतिक संबंध बनाकर भी अपना जो साम्राज्य है उसकी मजबूत बना लिया गया। पर जैसे उन्होंने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए, तो इसका मतलब ये ही नहीं था कि वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। वह हिंदू व मुस्लिम के पक्षपात जो हो रहे थे उनको भी ख़त्म करना चाहता था। जैसे हिंदुओं के लिए उन्होंने जो धर्म पर कर लगे हुए थे कि धार्मिक स्थानों पर हिंदू नहीं जा सकते, उसको भी हटाया था। और इसने अकबर ने प्रशासनिक सुधार किए थे, जैसे मनसबदारी व्यवस्था और धार्मिक सहिष्णुता, दिन ए लाई जैसे सुधारों में साम्राज्य को एकजुट किया। इसके बाद अकबर के बाद उनका पुत्र आता है जहांगीर। एक काल होता है जहांगीर और जहांगीर का पुत्र होता है शाहजहाँ। ये काल होता है जहांगीर और शाहजहाँ का काल। यह काल जब अकबर की 1605 में मृत्यु हो गई थी, उसके बाद से यह काल आता है। 1605 से 1658 तक यह काल चलता है। इस काल में जो जहांगीर है उसने 1605 से 1627 तक शासन किया और 1627 के बाद 1658 तक शाहजहाँ ने शासन किया। जहांगीर था जो कला और न्याय प्रियता के लिए प्रसिद्ध था। जो कला और जो मतलब कि न्याय करता था, वो मतलब कि बिल्कुल जायज़ न्याय करता था, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता था, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। इसलिए उसको न्याय प्रियता के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। कश्मीर, मेरठ और पूर्वोत्तर में कुछ विस्तार। कश्मीर में, मेरठ में, पूर्वोत्तर हम कहते हैं जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट की साइड का ऊपर एरिया हो गया, उनमें इस जहांगीर ने काफ़ी विस्तार किया। उसके बाद है शाहजहाँ। दक्षिण भारत में बीजापुर, गोलकुंडा आदि पर नियंत्रण। उस समय ना ये शक्तिशाली हुआ करते थे। बीजापुर, गोलकुंडा, हैदराबाद नवाब होते थे जो ये शक्तिशाली हुआ करते थे, उन पर नियंत्रण रखा था शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ने प्यार की भी निशानी दी है। जो शाहजहाँ ने ही ताजमहल का निर्माण करवाया है। वास्तुकला का स्वर्णकाल। जो वास्तुकला होती है, मतलब कि जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, ये जो बिल्डिंग्स बनती है जिनको हम देखते हैं, जैसे कि कोई लाल किला हो गया, जामा मस्जिद हो गया, ताजमहल हो गया, इन सब का निर्माण भी शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ था। मतलब कि हम ये कहना चाहते हैं कि शाहजहाँ के शासनकाल में जो वास्तुकला थी वह उच्च स्तर पर थी। इसके बाद जो आखिरी आता है उसी से औरंगजेब के शासनकाल से ही मुगल साम्राज्य का लगभग पतन होने ही लग गया था। 1658 तक शाहजहाँ का शासन था। शाहजहाँ के शासन के बाद 1658 से 1707 तक औरंगजेब का शासन रहा। चरम विस्तार और गिरावट की शुरुआत। इस टाइम पर विस्तार भी हुआ और गिरावट भी काफ़ी आई। इसके पतन के भी अलग अलग कारण हैं कि उसके बाद कोई शक्तिशाली शासक नहीं हुआ था, आपसी घरेलू झगड़े होते रहते थे, आदि बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से इसका पतन हो गया था मुगल साम्राज्य का। औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य को भारत के सबसे विशाल भूभाग तक फैलाया, दक्षिण से तंजौर तक। ये दोस्तों ध्यान से देखना आप कि जो औरंगजेब था उसने भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार भूभाग तक फैलाया, जो दक्षिण से और तंजौर तक। उसने दक्कन के सुल्तानों और मराठाओं से युद्ध किया। दक्कन के सुल्तान जो दक्षिणी में होते हैं, उसके जो सुल्तान है और जो मराठा है उस टाइम बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, उनके साथ भी औरंगजेब ने युद्ध किया। धार्मिक कठोरता और अत्यधिक युद्धों से ने साम्राज्य को कमज़ोर कर दिया। ये धार्मिक कठोरता मतलब कि ये धर्म के लिए बहुत कठोर था। ये जैसे कि अकबर ने तो पर जो घूमने जाते थे उन पर जो कर लगा था उसको हटाया था, इसने उस कर को वापस लगा दिया था। यह एक मुगल साम्राज्य ही चाहता था, हिंदुओं को ख़त्म करना चाहता था। मतलब कि हम कहना चाहते थे कि हिंदुओं के लिए बहुत कट्टर था और इसने बहुत सारे युद्ध किए। युद्ध करने से इनकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो गई। ये भी एक पतन का हम इसका कारण मान सकते हैं। जब औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई तो उसके बाद से ही मुगल साम्राज्य का पतन होने लग गया था। मैंने जैसे कि आपको बताया, इसमें लिखा हुआ है औरंगजेब की मृत्यु के बाद कमज़ोर मुगल शासकों का शासन रहा। जो औरंगजेब की मैंने बताया था, जिसके बाद जो शासक आए वो बहुत ही कमज़ोर थे, डरपोक थे, निर्दयी थे, इसलिए ये भी एक पतन का मुख्य कारण था। और उस समय बहुत सारी शक्तिशालियाँ संगठन हो रहे थे, जैसे मराठाओं का, अफ़गानों का, नादिर शाह 1739, और अंग्रेज़ों के आक्रमण ने साम्राज्य को छीन भिन कर दिया था।
1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो वो भी अपना वर्चस्व बनाना चाहती थी, और अंग्रेज़ों ने भी ये चीज़ें अपनाई कि अभी मुग़ल साम्राज्य की जो नींव है वो कमज़ोर है। जब नींव कमज़ोर होगी तो बाहरी शक्तियाँ उन पर अस्तित्व अपना जमाना चाहेंगी। यह भी एक बड़ा कारण था पतन का। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका मुग़ल साम्राज्य का जो अंतिम शासक बहादुर शाह जफ़र को ब्रिटिशों ने सत्ता से हटाकर मुग़ल साम्राज्य का अंत कर दिया था। दोस्तों, जो बहादुर शाह जफ़र था ना, हम ये बताना चाहते हैं कि जब 1857 की क्रांति हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा सैनिकों ने भाग लिया था। सैनिक ने, जैसे एक मेरठ छावनी है, मेरठ छावनी से इसकी शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति की। उनमें यह फैला दिया गया था कि तुम्हें जो कारतूस दिए हैं वह गाय की खाल के, सुअर की खाल के थे। बहुत सारी अफवाहें फैली हुई थी। इस वजह से जो मेरठ छावनी के सैनिक थे वे आक्रोश में थे और वे इस पे अंग्रेज़ों शासन पर आक्रमण करना चाहते थे। तो उनके पास एक नेता नहीं था जिसके वह अंडर में रह कर मुग़ल शासन उस पे अंग्रेज़ों पर हमला कर सके। तो उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता बनाया। नेता बनाकर अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करना चाहा, पर उस युद्ध में वह हार गए थे, क्योंकि अंग्रेज़ी शासन के पास तो शक्तिशाली बंदूकें थी, अच्छी तरह प्रकार के हथियार थे, परंतु भारतीय सैनिकों के पास ऐसे हथियार नहीं थे। और जो बहादुर शाह जफ़र था वो भी काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। इसलिए इस युद्ध में जब बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हो गई थी उसके बाद से मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया था। इसके बाद हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। दोस्तों, मुग़ल साम्राज्य का विस्तार बाबर से औरंगज़ेब तक लगातार हुआ। जो बाबर से औरंगज़ेब तक का जो इस टाइम का शासनकाल था 1526 से 1707 का ये शासनकाल था। इसमें मुग़ल साम्राज्य का काफ़ी अच्छी तरीके से विस्तार हुआ और भारत का एक विशाल क्षेत्र इस शासन के अंतर्गत आ गया था। मतलब कि भारत का बहुत सारा जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आ गया था। प्रशासनिक कौशल, सैन्य शक्ति, धार्मिक नीति और कूटनीति इस विस्तार के प्रमुख कारण थे। कि जो प्रशासनिक कौशल है, मतलब कि अच्छी तरह के उनके पास कौशल नेता थे, सैन्य शक्ति मजबूत थी, अच्छी तरह की धार्मिक नीतियाँ अपनाते थे। इस वजह से उनका विस्तार हुआ मुग़ल साम्राज्य का। परंतु धार्मिक असहिष्णुता, आर्थिक संकट और अक्षत्रिय विरोध के कारण इसका पतन भी सुनिश्चित हो गया। धार्मिक सहिष्णुता, दोस्तों ये बात ध्यान से सुनो कि जो औरंगजेब था वो एक धर्म के विरुद्ध बहुत ही कट्टर साबित हुआ था और उस टाइम उसने बहुत सारे युद्ध किए थे, इसलिए आर्थिक संकट भी था। अक्षत्रिय विरोध, जो अक्षत्रिय जो ये संगठन नहीं दोस्तों, जो मराठाए थे, अफगानी थे, हैदराबादी थे, जो नवाब थे, वो बहुत सारी शक्तिशाली हो गए थे। उनकी आपसी भी झगड़े रहते थे, इस वजह से भी उसका पतन हुआ था। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।